नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन क्लास 5th का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम वर्ड पावर में आ जाते हैं। वर्ड पावर में पहले क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये रहा। अब ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग के साथ हमें उनको मैच करना है। ठीक है, मिलाना है। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, परिश्रम करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। स्ट्रगल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। ठीक है, किसी चीज को किसी चीज के लिए कड़ी परिश्रम करना स्ट्रगल कहलाता है। वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग। फिर थर्ड का देख लेते हैं, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को मना करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टू से दैट यू विल नॉट टू डू समथिंग। किसी चीज के लिए मना कर रहे हो यहाँ पे, तो रिफ्यूज का होगा ये। इन द सर्विस ऑफ, सर्विस का मतलब होता है किसी चीज के लिए उपलब्ध रहना, यानी सेवा करना। तो यहाँ पे होगा आपका आंसर 4 नंबर ये, टू बी कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग। फोर्थ फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंसिस्ट। इंसिस्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना इंसिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो डिमांड दैट समथिंग, कुछ मांगना या कुछ इंसिस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, ये आपका पांचवा हो गया। अब चलते हैं बी नंबर में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको इन ब्लैंक्सों पे भरना है, इन खाली स्थान पे भरना है। अब पहले का देख लेते, बाबूजी वाज पुट इन ब्लैंक सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे आजादी के लिए, तब उनको कहाँ डाल दिया गया था, कई बार वो जेल गए थे। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा जेल। ठीक है, ये। फिर सेकंड नंबर देखते हैं, ही किस्ड हिज सन्स। अब उन्होंने अपने सन को किस किया। अब कहाँ किया, तो उन्होंने फॉरहेड पे किया था, यानी माथे पे। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर हेड। ठीक है ना, और ये यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, ब्लैंक्स रोल डाउन हिज चीक्स। अब जो क्या है कि उनकी जो रोल डाउन होके इनके गालों को छू रहा था, वो थी उनके आंसू। और वो आंसू का इंग्लिश में बोलते हैं टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू, है ना। सो आपका ये तीसरे का आंसर। फोर्थ का देख लेते हैं, ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब वो प्राइम मिनिस्टर बने 1964 में, बने किसके, बने इंडिया के। तो सबको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। अभी आगे उनके बारे में आपने स्टोरी जरूर पढ़ा होगा, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। ठीक है, एक बार उन्हीं के बच्चे ने उनसे बिना परमिशन के सरकारी कार को यूज कर लिया। तो उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि मेरे तनख्वाह से मेरे बेटे ने इतने किलोमीटर कार चलाए, तो वो पैसा काट ले फ्यूल का। ठीक है, तो इतने अच्छे व्यक्ति थे। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है ना। अब फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, ही वॉज ब्लैंक्स भारत रन इन 1966। तो 1966 में हमको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। तो आपका पांचवा हो जाएगा अवॉर्डेड, है ना, अवॉर्डेड। और किससे अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, यहाँ पे कंप्रीहेंशन वाली सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या लिखा है ए नंबर में, पहला, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो मैं यहाँ पे इसमें बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पहले से आंसर लिख रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की खासियत क्या थी, उनमें ऐसा क्या था जो वो इतने फेमस हैं, या जो हम इनकी कहानियां सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इनमें आंसर आपका हो जाएगा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब वो साधारण व्यक्ति थे, है ना। साधारण धोती पहनते थे और नॉर्मल कपड़ा पहनते थे। ठीक है, ऐसा नहीं फैशन के लिए कि 1 लाख 2 लाख का कपड़ा पहन रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। वो नॉर्मल एकदम साधारण, जैसे एक गरीब आदमी पहनता है, बिल्कुल वैसे कपड़ा पहना करते थे। ठीक है, हॉनेस्टली मतलब वो काफी ईमानदार थे। अब मैंने एक कहानी सुनाई कि उनके बेटे ने उनका सरकारी कार वो चाहते तो नहीं दे सकते थे, परंतु उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और फ्यूल का पैसा कटवाया। तो वो काफी ईमानदार थे। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अपने लक्ष्य के प्रति
वो रहना, परस्पर रहना, तत्पर रहना, है ना। मतलब किसी चीज के लिए वो एक बार जो ठान लेते थे ना, वो चीज वो करते थे। तो यही डिटर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। संकल्पित व्यक्ति थे, जो उन्होंने एक संकल्प कर लिया वो चीज वो करते थे, ठीक है। फिर पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति थी, उनमें भी देशभक्ति थी, तभी ना वो आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ गए थे। और काफी ईमानदार व्यक्ति थी, साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। फिर आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर आप देख के लिख लीजिएगा, मैं खाली आपकी इसकी हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज जेल, तो जो बाबूजी थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री को बाबूजी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब जेल में थे तब उनको क्या टेंशन था, व्हेन ही वाज इन जेल, तब उनको क्या चिंता थी। तो एक्चुअली में आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ कि जब बाबूजी जेल में थे तब उनके जो डॉटर थे ना, वो बीमार थी और बहुत ज्यादा बीमार थी। तो इस बात का जब न्यूज उनको पता चला तब उनको काफी चिंता होने लगी इस चीज का, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बेटे को बीमारी है या आपके फैमिली में किसी मेंबर को, तो आपको चिंता तो होगी ना। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द न्यूज ऑफ हिज डॉटर इनलेस वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। तो जो उनके बीमार बेटी का जब न्यूज आया ना, तब वो काफी चिंता में चले गए, है ना। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। व्हाट डिड बाबूजी ऑप्ट व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पेरोल। अब पेरोल का मतलब क्या होता है, बेल। बेल आप जानते हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है कि जब हम कभी जेल में हो, है ना, तो एक हमको फैसिलिटी मिलती है कि हमारे मेंबर्स में से कोई खत्म हो गया या कोई बीमार है ना, तो आप बेल के थ्रू या पेरोल के थ्रू आप ऐसे बाहर आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, है ना। और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या आप उनमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा कानूनी तौर पे रहता है, इसमें कि कुछ प्रोसेस रहते हैं, वो सब आपको करनी रहती है, तब जाके ये सब सिस्टम पूरा होता है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, व्हाट डिड बाबूजी ऑट व्हेन गिव अ चॉइस टू अवेलेबल। तो उन्होंने क्या किया जब उनको ऑप्शन दिया गया कि आप भाई आपको अगर जाना हो तो पेरोल के थ्रू आप जा सकते हो, है ना। तो बाबूजी चूज टू बी इन जेल व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पेरोल। लेकिन बाबूजी ने क्या किया, उन्होंने जेल को ही चुना। उनको पास ऑप्शन था कि आप बाहर जाना चाहते हैं, वही आपको ये अवेलेबल ऑफ पेरोल है ना, आपके लिए है। तो उन्होंने नहीं चुना चीज, पेरोल को नहीं चुना और उन्होंने क्या चुना, जेल को चुना, ठीक है। हो सकता है उनको ये लगा हो कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर कुछ और भी रीजन है, बट वो इतने ज्यादा देशभक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी होने के बावजूद भी वो ऑप्शन नहीं चुना और उन्होंने जेल को चुना। तो काफी ज्यादा देशभक्ति थी उनमें, जिसके कारण वो आप जेल को चुने, है ना। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो लाल बहादुर शास्त्री है वो प्राइम मिनिस्टर कब बने, तो ये आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी ब्लैंक्स में ऑलरेडी ये चीज पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री कौन से सन में बने, इन 1964। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे व्हेन डिड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे सिंपली आप रख दीजिए इन 1964 लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी आपका पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। इतना ही सिंपल सा आंसर है। फिर फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। व्हाट स्लोगन डिड शी गिव टू द नेशन। अब उन्होंने क्या स्लोगन दिया, स्लोगन मतलब एक छोटा सा ऐसे जिसका एक मोटिव रहता है, ठीक है। छोटे शब्दों में बड़ी चीजें कहना, वो स्लोगन कहलाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जय हिंद, जय भारत, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो थोड़े से शब्दों में काफी बड़ी बात कह देना या काफी सजेशन वाली बात कह देना, इस तरीके की बात को कहने को वाले वर्ड्स को स्लोगन कहा जाता है। कहने वाली जो एक वाक्य है उनको स्लोगन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब एक ये छोटी सी स्लोगन है, लेकिन इसका अर्थ आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हो और नॉर्मल भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इस छोटे से वाक्य में या
थोड़े से शब्दों में काफी बड़ा अर्थ निकल आता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को स्लोगन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना, जिसे आप नारा कहते हैं हिंदी में, है ना, नारा, ठीक है। सो उन्होंने कौन सा दिया था, तो ये बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान। ये जय जवान जय किसान किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान स्लोगन ही गेव टू द नेशन। तो आपका 5th नंबर का आंसर हो गया। अब 6th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ वॉज लाल बहादुर शास्त्री हॉनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। अब लाल बहादुर शास्त्री को कैसे सम्मानित किया गया उनकी सर्विसेज को लेकर। उन्होंने जो भारत के देश के लिए जो सेवा किया, जो देश के लिए काम किया, उसके प्रति ने उसके सम्मान में जो भारत सरकार है उन्होंने क्या किया लाल बहादुर शास्त्री के साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें सम्मानित किया। और कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, एक वो उन्होंने किया भारत रत्न, ठीक है। ये भी हमने ब्लैंक्स में पढ़ा कि 1966 में उनके खत्म होने के बाद। लेकिन ये चीज सम्मान कब दिया गया, उनके खत्म होने के बाद। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और उसके वो सम्मान दिया जाता है तो उसकी फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो उनके पत्नी या बेटे जी को दिया गया होगा, है ना, बेटों को दिया गया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966। आपका इतना भी आंसर लिख देंगे तो भी सही है। अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, आफ्टर हिज डेथ फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं। कंप्रीहेंशन कंप्लीट हो चुका, तो लेट्स लर्न में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सिंपली आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ चीजों को अंडरलाइन किया गया है, ऑन, एट और इन, ठीक है। फिर सेम नीचे लिखा हुआ है नाउ स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ फिर से इसको पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही चीज ऑन, एट और इन को अंडरलाइन किया गया है। अब नीचे हम ये रेड वाला पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है। द वर्ड्स ऑन, एट एंड इन हैव बीन यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड प्लेस बोथ। अब जो ऑन है, एट है एंड इन है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, किस चीज को बता रहा है और किस चीज को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बता रहा है टाइम को एंड प्लेस को, ठीक है। अब हमें ये पता करना है दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, और इन्हें क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं ग्रामर के सेक्शन में पढ़ाता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमने पहले क्या पढ़ा, लेसन 1 एंड 2 में हमने पढ़ा नाउन। फिर फिर 2 और 3 में 2, 3, 4 में हमने पढ़ा प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। फिर इसके बाद आता है एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आता है वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है प्रीपोजिशन। इसके अलावा भी 3 और आते हैं, ठीक है। एक होता है कंजंक्शन, इंटरजंक्शन एंड एक और होता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इस तरीके से कुछ होते हैं, है ना। टोटल इस तरीके से 9 होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, इनको बांटा गया है, ठीक है ना। जो हम बात करते हैं, जो हम पैसेज लिखा जाते हैं, उनमें कुछ चीजें होती हैं, उनको बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, ठीक है। तो मैं वो चीज तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अभी के लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाता हूँ। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन से ही समझ में आ रहा है। प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, और स्थिति के पहले प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। अब जब हम किसी स्थिति को बताएं, उसके पहले जो लगता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि मैं बताया कि मैंने जो फोन है वो टेबल पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, तब हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलूंगा मैं कि आई पुट माई फोन ऑन टेबल। अब यहाँ पे ऑन जो लगा वो क्या है, प्रीपोजिशन है। लेकिन क्या बता रहा है कि टेबल के ऊपर मैंने कोई वस्तु रखी, ठीक है, इसलिए वहां पर ऑन लगा। अगर मैं कहूं कि मैंने टेबल के नीचे रखा तो मैं क्या कहूंगा, आई पुट माई फोन अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। थोड़ा सा यहाँ लिखने में दिक्कत आ रहा है, अंडर द टेबल।
यानी ये मैं स्थिति बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अंडर द टेबल, और ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है और कैसे होता है, वो आगे की क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा दिया। सेकेंड, सो यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ हो गया है तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ। ये क्लियर कर दूं मैं ना। चलो ये अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। एक सेकेंड, ये हो जाएगा अब हो गया ये यहाँ पे क्लियर, ठीक है ना। अब ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है ना सभी वर्ड्स। अब देखिए हम नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ फिल द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करो और जो सही है वो यहाँ पे फिल करो। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ, राम, व्हेन विल यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिले, ठीक है। तो आरिफ क्या बोलता है, ब्लैंक्स द मंथ ऑफ रमजान, तो कौन से महीने में मिला मैं, रमजान के महीने में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर इन, और फर्स्ट है तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल होगा, इन द मंथ ऑफ रमजान, मतलब तो हमेशा इन द मंथ ऑफ रमजान इस तरीके से ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर, आरिफ, आरिफ राजू, वेयर इज योर पेन। अब राजू से क्या कहता है कि आपका पेन कहाँ है। अब राजू इसका आंसर कैसे करता है, माई पेन इज इन माई पेंसिल बॉक्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज रखते हैं तब इन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन, लेकिन यहाँ पे इस बार आई स्मॉल वाला होगा, ठीक है। माई पेन इज इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पेंसिल बॉक्स में है। टीचर, मीना, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। सो मीना क्या आंसर करती है, सर आई लिव इन बैरवगढ़, तो कहाँ रहती है, बैरवगढ़। अब मैं बता दूं यहाँ पे इन, ऑन और एट, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं प्लेस के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है डिफरेंसेस, जब आप बता रहे हो किसी बड़े शहर को तब आप इन करेंगे, जैसे मैं रहता हूँ भोपाल में, आई लिव इन भोपाल, ठीक है। लेकिन जब आप लोकेशन में क्या बता रहे हो कि मैं ऑन, क्या बता रहा हो कि एक स्ट्रीट का बता रहा हो कि मैं इस गली में हूँ, उस चौराहे में हूँ, उस मोहल्ले में हूँ, ऑन टुवर्ड्स राजीव चौक, है ना, इस टाइप के प्लेसेस को बता रहा हो कि ऑन चौराहा, ठीक है। मान लो इस चौराहे में हूँ, ऑन, इस टाइप की ये मीडियम लोकेशन जो थोड़ी बड़ी है लेकिन मध्यम लोकेशन में आती हैं उनके बारे में बता रहा तब एन, ऑन का प्रयोग करते हैं। और एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी एकदम स्पेसिफिक परफेक्ट लोकेशन को बता रहे हैं जो कि एकदम से मेन लोकेशन है, ठीक है ना। जैसे कि आई लिव एट होम, मतलब मैं अपने घर में रहता हूँ, है ना, मैं यहाँ घर में रहता हूँ, या फिर मैं गुरसी में रहता हूँ, तो यहाँ पे गुरसी में तो आई लिव इन लिव एट गुरसी नहीं होगा। यहाँ पे हम स्पेसिफिक जब किसी लोकेशन को बताते हैं तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो मैं, मेरा जो भवन क्या होता है, कुछ देखे होंगे ना, ये घरों के नाम दे रखे होते हैं, तो मैं आई लिव एट वल्लभ भवन, वल्लभ भवन में रहता हूँ, तब हम इस तरीके से एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पे नाम जो है स्पेसिफिक हो, ठीक है, कि हाँ भाई आप वो नाम डालो तो आपको उसी जगह पर जाना मिलेगा, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इन, ऑन, एट। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं ग्रामर के लिए अलग से वीडियो बना के बाद में डालूंगा, तो आप देख लीजिएगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। आप बढ़ती क्लास में ये चीज आराम से समझ जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आ जाते हैं, सायरा, व्हेन विल द मैच बिगिन, मैच कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, द मैच विल बिगिन ऑन 9 o'clock, एट 9 o'clock, या फिर इन 9 o'clock। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एट होना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे देखा हुआ है जब हम समय बता रहे हूँ और वो भी ओ क्लॉक में बता रहे हूँ कि 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तब वहां पर एट लगता है।
जब भी हम किसी ऐसी टाइम की बात कर रहे हो जहां हम समय एकदम बता रहे हैं कि 9:15, 9 क्वार्टर ऐसा कुछ है ना, या 9 o'clock, 6 o'clock, तो यहाँ पे हम एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एट। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। राजू, वी विल इंजॉय अ पिकनिक अ हॉलीडे। ठीक है, अब हमने पिकनिक एंजॉय किया और कौन कैसे किया? हॉलीडे में, है ना, छुट्टी में। तो अब यहाँ पे जब भी डे की बात आए तो वहां पे ऑन लगता है। संडे, मंडे, हॉलीडे, वेन समर डे या कोई भी डे आ जाए तो वहां पे ऑन लगता है। ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे संडे है ना, तो यहाँ पे क्या लगा है? ऑन। जब भी कोई डे बात कर रहा हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या मंथ की बात कर रहा हो, फरवरी, ऑन फरवरी, है ना, तो अब वहां पे आपका ऑन लगेगा, ऑन फरवरी। लेकिन जब फरवरी के पहले आ जाए मंथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द मंथ ऑफ रमजान, इन द मंथ ऑफ फरवरी, तब आपको वहां पे इन यूज करना होगा। ठीक है ना? तो कीर्ति बोलती है यस इट विल बी फाइन। अब 6 नंबर देख लेते हैं। श्रेया, बाला हु इज देयर ब्लैंक्स द ब्रिज, ही इज द वॉचमैन। अब देयर, जहां पे आप एक स्पेसिफिक लोकेशन बोल रहे हैं, बट कहीं यहाँ पर आपका क्या लगना चाहिए? इल लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक है, कोई बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। अब जो ब्रिज है पब्लिक एरियाज में बनता है, वो बड़ी जगह पर होता है, जिसके पॉइंट्स बहुत अलग अलग होते हैं ना, कि अब कहीं पर 2 पॉइंट्स होते हैं, सो इसलिए यहाँ पर इन होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? इन, प्रीपोजिशन में इन। बाला हु इज देयर इन द ब्रिज। ठीक है, हु इज देयर इन द ब्रिज, यहाँ पे आपका आंसर ये होगा। अब चलते हैं, लेट्स राइट 4 sentences रिलेटेड टू द पिक्चर। अब ये पिक्चर दिख रहा है, अब इस पिक्चर को देख के आपको 4 sentences लिखने हैं। 4 sentences यानी 4 वाक्य। तो एक तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, 4 हमें और लिखना है, टोटल 5 होगा। ठीक है, दिस इज माई स्कूल। अब सिंपली आपको ये स्कूल दिख रहा है, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, आपको स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज माई स्कूल, है ना। आप लिख रहे हो इट इज ब्यूटीफुल, आप ये लिख सकते हो इट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वी आर प्लेइंग इन स्कूल ग्राउंड, और हम क्या कर रहे हैं? स्कूल ग्राउंड में खेल रहे हैं, यानी जो खेल मैदान है हमारा, उसमें हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आर प्लेइंग इन स्कूल ग्राउंड। ठीक है, फिर फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे 10 दरवाजे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई स्कूल हैज 10 डोर्स। डोर्स का मतलब होता है दरवाजा। फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? कितनी खिड़कियां हैं? 9 खिड़कियां है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माई स्कूल हैज 9 विंडोज। विंडोज का मतलब होता है खिड़कियां। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 5 सेंटेंसेस बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही लिखे। आप कुछ भी बना सकते हो कि मेरे स्कूल में इतने टीचर हैं, आपको जो दिख रहा हो। मेरी स्कूल की बिल्डिंग येलो कलर की है, तो माई स्कूल बिल्डिंग इज पेंटेड इन येलो कलर। ठीक है, येलो कलर से प्रिंट हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? राइट 5 sentences ऑन ग्रेट मैन। तो ग्रेट मैन यानी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लिख सकते हैं 5 sentences। या फिर महात्मा गांधी का मैंने ऐसे भी कराया हुआ है किसी इलेक्शन में, तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर महात्मा गांधी का 5 ऐसे लिख देना, 5 लाइन। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है? महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, his full name was Mohandas Karamchand Gandhi, his father's name was Karamchand Gandhi, his mother's name was Putli Bai, he is the father of the nation, है ना। he fought for in freedom for India, है ना। उन्होंने इन भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 सेंटेंसेस ऐसे बना के लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मेरी तरफ से। आप इसको खुद से करके लाओगे।
एंड आप यहाँ पे आ जाते हैं लेट्स डू इट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको ये पूरी चीजें करनी है। उनका बर्थ कब हुआ तो ये आपको पता करना है, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनके बचपन का नाम क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने किसकी सेवा की, तो उन्होंने सर्विस टू द नेशन, है ना, इंडिया हो जाएगा यहाँ पे तो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कौन कौन से ईयर में किया है ना, 1954 64 था, क्या था यहाँ पे 1966 में तो भारत रत्न अवार्ड मिला। सो यहाँ पे इनका आंसर क्या हो जाएगा 1964। सो उन्होंने 1964 में प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। तो आप यहाँ पे खुद से करके लाएंगे। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। सिंपल आपको बर्थ डेट लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे फिर उनके पिताजी का नाम लिखना है, फिर उनका बचपन का नाम लिखना है, फिर उनकी एजुकेशन क्या है ना, फिर उन्होंने देश की सेवा कौन से देश की तो इंडिया की। तो यहाँ पे सिंपली ये हो गया। अब लेट्स टॉक पे आ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे कीप देयर बैग्स बुक्स पेन एंड पेंसिल्स। तो अपने दोस्तों से पूछना है कि वो अपना पेन पेंसिल बैग और बुक्स कहाँ रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है वेयर इज योर बैग, आंसर में क्या है माई बैग इज ऑन द डेस्क। आप देखिए यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन ही बता रहा है ऑन द डेस्क। ऑन द डेस्क का मतलब समझिए, जब कोई चीज, ये जैसे मान लीजिए टेबल है और टेबल के ऊपर रखी है तब हम यहाँ पे ऑन करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज जैसे यहाँ पे टेबल में एक बैग है मेरा और बैग के अंदर है तब हम यहाँ इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जब कोई चीज टेबल के नीचे है तो अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब कोई चीज बगल में है तो नियर का प्रयोग करेंगे। जब चीज कोई टेबल के ऊपर है परंतु टेबल से टच नहीं है तब ओवर का प्रयोग करते हैं। एज अ प्रीपोजिशन की काफी चीजें हैं जो कि मैं ग्रामर के सेक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा। तो वो सभी जो है आप यहाँ से बेस स्टार्ट होता है, वो क्लास 10 12 में, मोस्टली 8 से आपका हार्ड लेवल पे चालू हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है प्रीपोजिशन, ठीक है। वेयर इज योर पेन, तो आपका पेन कहाँ है, तो आप सिंपली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं माई पेन। एक सेकंड, यहाँ पे मैं हाँ, माई पेन इन माई मैच बॉक्स, नहीं कंपॉक्स, या फिर पेंसिल बॉक्स। जो मेरा पेन है वो कहाँ पे है, पेंसिल बॉक्स में है ना, इन माई पेंसिल बॉक्स। वेर यू देर इज योर पेंसिल बॉक्स, सो माई पेंसिल बॉक्स इज माई पेंसिल बॉक्स इज इन माई बैग, मेरे बैग में है ना पेंसिल बॉक्स। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। लेट्स रीड पे आ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से करा देता हूँ। व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव, वॉशरमैन के पास क्या था। तो आपका आंसर, जब भी कोई पैसेज हो उसका शॉर्ट ट्रिक यही है, क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉशरमैन हैव, तो ऐसा वर्ड ढूंढो। तो अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, तो वॉशरमैन के पास क्या था, डंकी एंड डॉग था। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, तो डॉग क्या करता था रात में। तो यहाँ पे देखिए डू, डॉग डू एट नाइट कुछ करके ऐसा होगा, तो डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, ये आपका आंसर। सेकेंड का आंसर क्या होगा, डॉग सोता था, रात को सोता था। जनरली कुत्ते जागते हैं लेकिन वो सोता था। बहुत अच्छा कुत्ता था भाई। फिर क्या लिखा थर्ड नंबर, व्हाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग ऑन नाइट। अब जो रात को है वो डंकी चिल्लाने क्यों लगा, यानी वो जो डंकी साउंड्स करते हैं वो क्यों करने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, डंकी की चिल्लाने लगा, सर्च करो स्टार्ट ब्रेइंग करके, कहीं पे है क्या यहाँ पे, हाँ स्टार्टेड ब्रेइंग। ये द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहां से हो जाएगा। वैसे तो इसका आंसर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कैसे होगा मैं बता देता हूँ। द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग वन नाइट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है और यहाँ पे लिखना है बिकॉज
सम थीव्स कम टू स्टील द क्लॉथ्स। ये ऐसे यहां से आपको लिखना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दो तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। एक सरल वे पे है, मैं आपको सही बताता हूँ, आप ये वाला लिखो, सबसे बेस्ट है। द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग वन नाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बिकॉज। ये आपका सबसे बेस्ट होगा, है ना। बिकॉज सम थीव्स केम टू स्टील द क्लॉथ्स, मतलब कुछ चोर आए थे जो किसको चुराने आए थे, कपड़े चुराने आए थे। तो ये आपका तीसरे का सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, व्हाट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट। तो गॉट अप एट नाइट वर्ड ढूंढो कहीं पे, है ना, वॉशरमैन। द वॉशरमैन गॉट अप बीट द डंकी विथ अ स्टिक। तो आपका ये आंसर हो गया फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट। तो डंकी ने क्या डिसाइड किया लास्ट में, तो ये रहा आपका पांचवें का उत्तर। द डंकी डिसाइडेड नॉट गो टू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। तो है आपका आंसर। तो अनसीन पैसेज में क्या रहता है, आपको पैसेज में से आंसर निकालने रहते हैं। ये देखो मैंने सिंपली यहाँ पे फटाफट से कर दिया है, ठीक है। आप देख लेते हैं बी नंबर, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये सारे वर्ड्स भी प्रीपोजिशन है, मैं बता दूं। अब ये देखो स्थिति, यहाँ पे चित्र में स्थिति दी हुई है ना, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना हुआ है। द बॉय इज हाइडिंग, अब छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, पीछे, किसके पीछे, ट्री के पीछे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का बिहाइंड, बिहाइंड पहले का उत्तर हो जाएगा बिहाइंड, यहाँ पे ब्लैंक्स में आ जाएगा ये आपका, ठीक है, वन। फिर द सेज इज सिटिंग ब्लैंक्स द ट्री। अब जो ये ऋषि मुनि है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो पेड़ के नीचे यानी अंडर द ट्री, क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री। ये सारे वर्ड्स भी प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, है ना। थर्ड देख लेते हैं क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द स्कूल। अब ये स्कूल है और स्कूल के बगल में है पोस्ट ऑफिस, तो कहाँ पे है, बगल में है यानी पास में है, तो पास को होता है नियर। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नियर। ये होगा यहाँ पे ये आपका आंसर, ठीक है ना। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, द गर्ल इज सिटिंग ब्लैंक्स द चेयर। अब कहाँ पर बैठी है, चेयर पर बैठी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठते हैं तो ऑन लगाते हैं, परंतु जब हम किसी चीज के ऊपर बैठे हो परंतु उससे टच ना हो, उसके ऊपर हो, तब ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका इस तरीके से हो गया है कंप्लीट लेसन, है ना।